मोबिलिटी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोबिलिटी के बारे में। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि एक जो कंडक्टर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी के कारण रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में एक पीस ऑफ कंडक्टर है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। यदि हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बात करें, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर गए उतने इधर गए, जितने इधर गए उतने हमारे पास इधर गए। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट सेटअप होना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में चार्ज है, लेकिन ये चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ना होके रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ओवरऑल जब ये चार्जेस का हम लोगों ने सम किया, तो हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्लस लेते हैं, तो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को माइनस लेते हैं, तो ओवरऑल जब हम लोगों ने सम किया तो नेट चार्ज आ गया हमारे पास में 0। तो एक कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जब हम लोग देखते हैं थर्मल वेलोसिटी के कारण वो 0 आता है। जब हम लोग इस पीस ऑफ कंडक्टर के एक्रॉस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो शुरू हो जाता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट हो के सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और ये जो मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, यही कहलाता है हमारे पास में मोबिलिटी। मूवमेंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्रोसेस इज नोन एज मोबिलिटी। तो व्हाट इज द मोबिलिटी? तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर्स, किसी भी चार्ज कैरियर्स के लिए जब वो एक पर्टिकुलर मीडियम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट अप्लाई करके फ्लो होते हैं किसी एक डायरेक्शन में, जब हम लोग उसके ऊपर एक यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब वन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास होगी 1। तो व्हेन ए यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड in a conductor, then drift velocity concept will take place and the charge will flow in a particular direction is known as the mobility. हम लोग ये जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास में ड्रिफ्टिंग होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स ये जो इधर उधर मूव कर रहे थे ये जितनी जल्दी एक डायरेक्शन में सेटअप होंगे उतने ही ज़्यादा चार्जेस हमारे पास में एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और उतनी ही ज़्यादा करंट की वैल्यू हमारे पास अच्छी होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर द ड्रिफ्टिंग मोर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर द ड्रिफ्टिंग मोर द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट, तो मोर द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मोर द मोबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड, जिस कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी अच्छी होगी, या ये कहें कि वो पीस ऑफ मेटल जिसके अंदर मोबिलिटी अच्छी होगी वो पीस ऑफ मेटल उतना ही अच्छा कंडक्टर हमारे पास में कहलाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हम लोगों ने एक यूनिट एरिया के अंदर, दैट मीन्स ये हमारे पास में एक पीस ऑफ मेटल है इसके इस यूनिट एरिया के अंदर। इस यूनिट एरिया का मतलब ये है कि इसकी लेंथ कितनी है 1, एरिया कितना है 1, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हमारे पास में 1 इंटू 1। तो हम लोगों ने एक यूनिट एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उनमें ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कंसेप्ट अप्लाई हुआ वी। फिर से वी अप्लाइड ए यूनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एरिया, सॉरी वी अप्लाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू वी डी टेक प्लेस इन दैट एरिया। यदि हम लोग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फिर से देखिए अभी हम लोगों ने यूनिट एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
यदि मैं उसी यूनिट एरिया के ऊपर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, VD अपॉन E। हम लोग पढ़ते थे ना कि 10 आदमी एक काम को 5 दिन में करते थे, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, इस तरीके से पढ़ते थे हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जिसकी वजह से VD जो है वो टेक प्लेस, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई तो VD अपॉन E। तो मोबिलिटी क्या कहलाएगी, मोबिलिटी कहलाएगी कि जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेक प्लेस उतनी ज़्यादा मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस, मोबिलिटी विल बी हाई। ओके, तो U इक्वल टू कहलाएगा VD अपॉन E। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो VD की जो यूनिट है हमारे पास वेलोसिटी की वो होती है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है वो होती है हमारे पास में dV अपॉन dr, मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर में, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। तो यह आ जाएगा V मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड वोल्ट पर मीटर। तो सोल्व करेंगे तो ये m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी, सॉरी दिस इज ऑल अबाउट द मोबिलिटी। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो आइए समझते हैं। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए मैंने एक सैंपल लिया एक वायर का, जिसकी जो लेंथ मेरे पास में वो इतनी ज़्यादा है। मैंने इस वायर को यहाँ से कट कर दिया, तो मेरे पास इसकी जो लेंथ बचेगी वो हमारे पास बच जाएगी इतनी। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस वायर का लेंथ जो हम लोगों ने मेजरमेंट किया वो था 1 मीटर, या लेट मी से दैट 2 मीटर। ओके, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 2 मीटर। जब हम लोगों ने इस लेंथ का रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया तो एक वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की। हम लोगों ने इस वायर को बीच से कट किया, तो अब इसकी लेंथ जो वो इतनी बच गई। मान लीजिए इसकी लेंथ पहले 2 थी, अब हो गई 1। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके लेंथ 1 होने के कारण इसके इतनी लेंथ में हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया। मान लीजिए समथिंग उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अभी मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा के 2 मीटर से कर दिया 3 मीटर, ये इतना लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लेंथ घटती जाती है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटती जाती है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी सेम प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस में हमारे पास में उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता है। दूसरा देखिए, हमारे पास में एक पीस ऑफ मेटल है जो इतना, ये हम लोगों ने उसका एरिया लिया, ये वाला, इस एरिया का हम लोगों ने रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया। अभी इसका जो एरिया है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं और उसको कर देते हैं इतना, और इतने एरिया के अंदर इस एरिया के अंदर जो हम लोगों ने एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो हम लोग ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे जो एरिया डबल करने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है। हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया के। हम लोगों ने इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखा और दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट को इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। हम लोग ये देखते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाते हैं। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हटाना हम लोगों को, इसकी जगह हम लोगों ने लिखना है रो, ये कहलाता है रो, RHO। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तीसरी वर्ड्स में इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। तीनों इसी के नाम है। यदि एक पीस ऑफ मेटल के लिए जिसकी लेंथ जो है वो 1 है, जिसकी ब्रेथ जो है वो 1 है,
और जिसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करें तो वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें एक ऐसा पीस ऑफ मेटल लेना है जिसकी लेंथ 1 है, ब्रेथ 1 है, या जिसका एरिया 1 है। तो हम लोग ये देखते हैं कि उस पीस ऑफ मेटल के लिए लेंथ 1, ब्रेथ 1 और एरिया 1 करने के कारण, L1 A1 करने के कारण R जो है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, रजिस्टिविटी के इक्वल। मतलब कि रजिस्टिविटी जो होगी वो सीधी सीधी किसके ऊपर डिपेंड करती है, R के ऊपर। तो मोर इज द रेजिस्टेंस, मोर इज द रजिस्टिविटी, लेस इज द रजिस्टिविटी, लेस इज द रेजिस्टेंस। तो यदि हम लोग ये कहें कि किसी भी मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है वो किसको बताती है, तो किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हम लोग पूरे मटेरियल का कैलकुलेट करते हैं और रजिस्टिविटी हम लोग किसकी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग आंसर हम लोगों ने 1 और 1 लिया है। मतलब कि जब हम लोग रजिस्टिविटी की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे यूनिट एरिया की, यूनिट एरिया की मतलब यूनिट लेंथ और एरिया 1। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो पूरे मटेरियल का होता है, रजिस्टिविटी जो होती है वो यूनिट एरिया की होती है। जैसे कि यदि हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ इतनी है, तो रजिस्टिविटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस कंडक्टर की इतनी लेंथ हम लोगों को लेना पड़ेगा। इतनी लेंथ मतलब ये यूनिट एरिया जो हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कंडक्टर हमारे पास में 10 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास में 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस कंडक्टर का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट एरिया के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो टोटल 10 सेंटीमीटर लंबा है तो 10 यूनिट एरिया हम लोग उसके अंदर बना सकते हैं। 10 यूनिट एरिया के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में 10 ओम। तो रजिस्टिविटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो एक यूनिट एरिया के निकालेंगे, और जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग पूरे मटेरियल का निकालेंगे। तो रजिस्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस इज नॉट ए रेजिस्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी कभी भी पूरे रेजिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जब हम लोग इसकी बात करते हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन की, तो हम लोग ये कहेंगे कि एक ऐसा पीस ऑफ मेटल लेना जिसका एरिया और लेंथ जो हम लोगों को 1 और 1 कर देना है। उस केस में रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कंडक्टर अक्रॉस टू अपोजिट फेस। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के ब्लॉक के इस फेस पे और इस फेस पे जब हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिटी, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ और एरिया क्या हमारे पास में 1 है, तो उस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। दूसरे वर्ड्स में इसी को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्यूब लिया, क्यूब के जो दो अपोजिट फेस है, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों फेसेस को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मिलाया इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में दोनों फेसेस का, ये हमारे पास में यूनिटी डिस्टेंस, यूनिटी डिस्टेंस। तो एक क्यूब के एक फेस से लेके उसके अपोजिट फेस तक एक यूनिटी डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, यूनिटी डिस्टेंस लेते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। तो उस मटेरियल के अंदर जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही कहलाएगी हमारे पास में रजिस्टिविटी। ठीक है भाई। अगला, रजिस्टिविटी जो है बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रकार से रजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कैसे, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि आर जो वो इक्वल टू किसके, रो के, मतलब रजिस्टिविटी के इक्वल। तो आर तो हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, पीछे हम लोगों ने निकाला है ml डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ ए। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, n जो है चार्ज डेंसिटी है, e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, और a जो है एरिया है। तो जब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की है, तो हम लोग एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो यूनिटी एरिया का हो। तो यूनिटी एरिया का मटेरियल लेने के लिए हम लोगों को लेंथ को 1 पुट करना पड़ेगा और एरिया को 1 पुट करना पड़ेगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड A1, तो जो रो है उसकी वैल्यू आ जाएगी m, l की जगह पे 1 पुट कर दिया, एन स्क्वायर टाउ। यहाँ पे जो है m, e और टाउ जो है ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। क्यों भाई, क्योंकि m जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट रहेगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन ले आप 10 इलेक्ट्रॉन लो। e जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज नहीं हो रहा है,
और टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि टाउ की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये सब वैल्यू जो हमारे पास में कांस्टेंट आ गई, तो हमारे पास में सिर्फ एक चीज़ बची, दैट इज इक्वल टू एन। और एन जो यहाँ पे है वो है चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और हम लोग ये जानते हैं कि हर एक मेटल जो होती है उसकी डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। हर एक मेटेरियल की चार्ज डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो यदि किसी मटेरियल्स में एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर, ईजिली करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि हर एक मटेरियल की जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो अलग अलग होती है। और यदि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने कम या ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से जो रेजिस्टिविटी है हमारे पास में चेंज होगी। ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू आ गया रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आर इंटू में ए अपॉन एल। तो आर इंटू में ए अपॉन एल यहाँ पे आ गया। तो आर जो होता है उसकी यूनिट होती है ओम्स, ए जो होता है हमारे पास में एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, टाइम सेम कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी हमारे पास में ओम मीटर। तो यहाँ से मोटा मोटा ये समझ में आया कि रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल्स की होती है। रेजिस्टेंस जो है वो पूरे मटेरियल्स का कैलकुलेट करते हैं, पूरे ये कह सकते हैं कि सर्किट अरेंजमेंट का रेजिस्टिविटी हम लोग यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो हमारे पास ओम मीटर होती है। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।